विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की 5वीं पोयम का मीन्स बाय मीन्स अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस पोयम का नाम है द बाल पोयम, कह रहे हैं कि गेंद की कविता। दोस्तों, ये कविता बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैंने इस कविता के हर मीन्स को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि मैंने हाई स्कूल का सिलेबस अब तक कितना पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो मैंने अब तक फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के 4 चैप्टर पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं और 4 पोयम भी पढ़ाकर अपलोड कर दी हैं। ये आज 5वीं पोयम है आपकी। आप इन सभी चैप्टर्स को चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट फ्लाइट नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें क्लास 10th के अब तक पढ़ाए गए सभी चैप्टर्स हैं। वहाँ प्लेलिस्ट को खोलकर सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं आपके लिए इसकी समरी बता देता हूँ कि आपको पोयम में पढ़ना क्या है, जिससे कि आपकी जो है रुचि बनी रहे। तो देखिए, तो इसके कवि जो हैं जॉन बेरीमैन हैं। अब मैं आपके लिए समरी बता देता हूँ। देखिए, कवि जॉन बेरीमैन ने इस कविता में एक लड़के की गेंद खोने पर उसे होने वाले दुख का वर्णन किया है। इस हानि के साथ वह लड़का इस भौतिकवादी संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी समझता है। कवि सुझाव देते हैं कि जिन लोगों को हम प्रेम करते हैं तथा हमारी भौतिक वस्तुएं सदा के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगी, प्रत्येक व्यक्ति को क्षति की प्रकृति समझनी होगी एवं इस हानि का सामना करना सीखना होगा। बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि हानि रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है एवं जीवन फिर भी चलता रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से हमारे लिए कवि ने ये बताया है कि हम जिन लोगों के लिए प्रेम करते हैं, हमेशा अगर वो हमसे जुदा हो जाएं तो वो हमें वापस नहीं मिल सकते। चाहे हम सांसारिक कितनी ही वस्तुएं क्यों ना अपने जीवन में जुटा लें, लेकिन उनसे जो है उन खोए हुए लोगों को पुनः वापस नहीं पा सकते। विद्यार्थियों, पोयम जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, सीरियस है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब जो है हम इसके टेक्स्ट की ओर चलते हैं, पहले स्टेंजा की ओर चलते हैं। तो चलिए, स्टेंजा नंबर फर्स्ट देख लीजिए। वाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो merely वांसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merely ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर वॉल्स। तो विद्यार्थियों, कवि जो है इन लाइनों के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। पहले मैं इसका लाइन बाय लाइन अर्थ बता देता हूँ, फिर इसकी एक एक मीन्स को मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसका लाइन बाय लाइन अर्थ निकला। तो देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ, कह रहे हैं कि अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, कह रहे हैं कि जिसने अपनी गेंद खो दी है या जो अपनी गेंद खो चुका है। वाट इज ही टू डू, कह रहे हैं कि वह अब क्या करेगा। आई सा इट गो, कह रहे हैं कि मैंने इसे जाते हुए देखा है। मेयरली वांसिंग, कह रहे हैं कि प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, कह रहे हैं कि गली में, कह रहे हैं कि मैंने इसे गली में प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए जाते हुए देखा है। एंड देन, और फिर जाते हुए देखा है। मेयरली ओवर, कह रहे हैं कि प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए। देयर इट इज इन द वाटर, कह रहे हैं कि पानी में जाते हुए देखा है और फिर पानी में प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते हुए जाते हुए देखा है। नो यूज टू से, कह रहे हैं कि कहने से कोई लाभ नहीं होगा। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी गेंदें भी हैं, तो ये कहने से कोई लाभ नहीं होगा। अब मैं आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग बता देता हूं। तो देखिए, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। इज मीन्स है, द बॉय मीन्स लड़के को, नाउ मीन्स अब, कह रहे हैं कि लड़के को अब क्या है, अर्थात अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, हु मीन्स जिसने या जो, हैज लॉस्ट कह रहे हैं कि खो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कह रहे हैं कि जो खो चुका है। हिज बॉल, कह रहे हैं कि अपनी गेंद, जो अपनी गेंद खो चुका है या जिसकी गेंद खो गई है। वाट इज ही टू डू, कह रहे हैं कि वाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, ही टू डू, कह रहे हैं कि वह क्या करेगा, कह रहे हैं कि अब वह क्या करेगा। आई सा, मैंने देखा है। इट गो, कह रहे हैं अब यहाँ पर कवि कह रहा है, कभी कह रहा है कि आई सा, मैंने देखा है। इट गो, कह रहे हैं कि इससे जाते हुए, इट मतलब किसके लिए, वॉल के लिए लगाया गया है। कह रहे हैं कि मैंने वॉल को जाते हुए देखा है। मेयरली बाउंसिंग, कह रहे हैं प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, कह रहे हैं कि मैंने जो है प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गेंद को जाते हुए देखा है। डाउन द स्ट्रीट, कह रहे हैं कि गली में, कह रहे हैं कि गली में मैंने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए जाते हुए देखा है।
एंड देन और फिर बाद में जाते हुए देखा है, मेयरली ओवर कह रहे हैं कि प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, देयर इट इज़ इन द वाटर कह रहे हैं कि पानी में जाते हुए, कह रहे हैं कि और फिर मैंने प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए पानी में जाते हुए देखा है। नो यूज टू से, यूज का मतलब क्या होता है, लाभ होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि कहने से कोई लाभ नहीं होगा, इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। ओ देयर आर अदर बॉल्स कि दूसरी गेंदें भी हैं, अदर बॉल्स भी हैं। तो यहाँ पर ओ देयर अदर बॉल्स का मतलब ये होता है कि नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर ये बात हम उस लड़के से कहते हैं तो उसे दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि उसने जो है उस गेंद के साथ काफ़ी समय बिताया है और अब जो गेंद उसकी खो गई है तो उसे जो है उस गेंद का काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। अब मैं इसकी वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसका एक बार जो फिर से पूर्ण रूप से व्याख्या कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएंगी ये लाइनें। तो चलिए इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए। वर्ड मीनिंग है, देखिए, मेयरली का मतलब मैंने हैप्पीली बताया था, खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है। वांसिंग का मतलब मैंने जंपिंग बताया था, मतलब कूदना, उछलना, ठीक है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि दूसरी गेंदें भी हैं, अर्थात नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है कि चिंता की जाए। तो ये जो है ओ देयर आर अदर बॉल्स जो है इस चीज़ के लिए लगाया गया है। अब मैं आपके लिए इसकी संपूर्ण व्याख्या करके बता देता हूँ कि कवि आखिर क्या ना क्या चाह रहा है। तो देखिए, कविता का प्रारंभ कवि के उस लड़के को देखने से होता है जिसने अपनी गेंद खो दी है। कभी लड़के की गेंद के खो जाने के पश्चात उसके और उसकी प्रतिक्रिया के विषय में जानना चाहता है। कवि ने स्वयं गेंद को सड़क पर खुशी से उछलते हुए एवं पानी में गिरते हुए देखा था। कवि कहता है कि लड़के को ये बताने से कोई लाभ नहीं होगा कि अन्य गेंदें भी है, क्योंकि वह बहुत सारी गेंदें प्राप्त कर सकता है, किंतु वह कभी भी खोई हुई गेंद एवं उससे जुड़ी हुई स्मृतियां वापस नहीं पा सकता था। तो मैंने आपको बताया था कि लड़के के लिए दूसरी गेंदें तो दी जा सकती है, लेकिन उससे जुड़ी हुई उसकी स्मृतियां, यादें, उनको वापस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि दूसरी गेंदें भी हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा पर। तो चलिए सेकंड स्टैंजा देख लीजिए। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. तो इन लाइनों में जो है कवि क्या कहना चाहता है, मैं आपके लिए जो है पहले लाइन बाय लाइन अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद आपके लिए जो है मीन्स बाय मीन्स अर्थ बता दूंगा। कह रहे हैं कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कह रहे हैं कि एक अंतिम अत्यधिक प्रभावित करने वाले दुख ने लड़के को सदमे में डाल दिया है। एज ही स्टैंड रिगिड, कह रहे हैं कि अब वह जड़वत खड़ा हो गया है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे ध्यान से देख रहा है, याद कर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, कह रहे हैं कि अपने पूरे बचपन को, कह रहे हैं कि और नीचे ध्यान से देखकर अपने बचपन के दिनों को या अपने पूरे बचपन को याद कर रहा है। इनटू द हार्बर, कह रहे हैं कि बंदरगाह पर, कह रहे हैं कि बंदरगाह पर जो है वो है अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। वेयर हिज बॉल वेंट, कह रहे हैं जहां उसकी गेंद चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। ये क्या कह रहा है? कवि कह रहा है मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। ए डाइम, डाइम का मतलब क्या होता है? डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, मतलब 10 सिक्के। तो जैसे डॉलर में रुपए होते हैं इंडियन, उसी प्रकार से जो है डाइम में सेंट होते हैं। तो ठीक है, तो 10 सेंट के लिए डाइम लगाया गया है। ए डाइम एनोदर बॉल इज वर्थलेस, कह रहे हैं कि 10 सेंट और दूसरी बॉल देना ये बेकार है। कह रहे हैं कि अगर उसे 10 सेंट भी दे दी जाए या फिर दूसरी गेंद भी दे दी जाए तो वो क्या है? सब वर्थलेस है, अर्थात बेकार है। अब मैं आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग समझा देता हूं, उसके बाद इसकी व्याख्या भी कर दूंगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि एन, एन का मतलब होता है एक। अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, मतलब अंतिम। कह रहे हैं कि शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है दुख जो बच्चे को अत्यधिक प्रभावित करता है। कह रहे हैं कि अत्यधिक प्रभावित करने वाले दुख ने, कह रहे हैं कि फिक्सेस, कह रहे हैं कि सदमे में डाल दिया है द बॉय, मींस लड़के को। कह रहे हैं कि
एक अंतिम अत्यधिक प्रभावित करने वाले दुख ने जो है लड़के को सदमे में डाल दिया है। मैं आपके लिए वर्ड मीनिंग नीचे बताऊंगा जब आपके लिए, तब आपको इनका अर्थ पता पड़ जाएगा सही तरीके से कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो एक अंतिम अत्यधिक दुख ने जो है लड़के को सदमे में डाल दिया है। एज कह रहे हैं कि अब ही वह स्टैंड्स कह रहे हैं कि खड़ा है। रिगिड, रिगिड का मतलब होता है जड़वत, जड़वत का मतलब जो हिल ना सके, कोई मूवमेंट ना हो। कह रहे हैं कि अब वह जड़वत खड़ा हो गया है। ट्रेमलिंग कहने का मतलब कांप रहा है। ट्रेमलिंग का मतलब क्या होता है? कांपना होता है। कह रहे हैं कि कांप रहा है। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब होता है घूरना। कह रहे हैं कि ध्यान से घूरना, ध्यान से देखना। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। कह रहे हैं कि ध्यान से नीचे देख रहा है या ध्यान लगा रहा है। ऑल हिज यंग डेज, कह रहे हैं कि अपने बचपन के दिनों को या अपने पूरे बचपन को, कह रहे हैं कि और अपने बचपन के दिनों को ध्यान से नीचे घूर रहा है, अर्थात याद कर रहा है। इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। कह रहे हैं कि उस बंदरगाह पर वेयर हिज बॉल वेंट, कह रहे हैं कि जहां उसकी गेंद, वेंट का मतलब क्या होता है? वेंट का मतलब क्या होता है? सेकंड फॉर्म में गो की, कह रहे हैं कि चली गई थी, जहां पर उसकी गेंद चली गई थी उस बंदरगाह पर वह अपने बचपन को याद कर रहा है, अपने बचपन के दिनों को नीचे देखकर जो है ध्यान से याद कर रहा है, घूर रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब क्या होता है? दखल देना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं उसके काम में दखल नहीं दूंगा। ये डाइम, कह रहे हैं कि ए डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। कह रहे हैं कि 10 सिक्के, एनदर बॉल, और कह रहे हैं कि दूसरी गेंद भी इज़ वर्थलेस, कह रहे हैं कि उसके लिए बेकार है। कह रहे हैं उसके लिए 10 सेंट दे दिए जाएं या दूसरी गेंद भी दे दी जाए तो वो क्या है उसके लिए? ये सारी चीज़ें बेकार हैं। अब मैं आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, फिर मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन पूरा इसका कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएंगी ये लाइनें। तो देखिए वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैंने कौन कौन सी मीनिंग बताई थी। तो ये दोनों मीन्स तो मैंने बता दिए हैं, अगली मीन्स पे चलते हैं। तो चलिए देखिए, फिक्सेस का मतलब मैंने शॉक्स बताया, मतलब सदमा बताया था। ये शॉक लग जाता है, सदमा लग जाता है, ठीक है। और रिजिड का मतलब मैंने क्या बताया? जड़वत या कठोर बताया था। बात एक ही है दोनों। ट्रेम्बलिंग का मतलब मैंने आपको बताया था शिवरिंग, मतलब कपाना अर्थात कांपते हुए। स्टीयरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था घूरना, ध्यान से देखना नीचे। हार्बर का मतलब क्या बताया था? बंदरगाह, जहाँ पर जहाज वगैरह उतरते हैं, समुद्र का किनारा। इंट्रूड ऑन का मतलब मैंने आपको बताया था दखल देना, हस्तक्षेप करना। कहने का मतलब कभी जब कहता है कि मैं इस काम में उसके दखल नहीं दूंगा, अर्थात हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये डाइम का मतलब मैंने आपको बताया था 10 सेंट, ठीक है। ये अमेरिकन मुद्रा होती है, सेंट वही एक डाइम में जो है 10 सेंट होते हैं। और वर्थलेस का मतलब मैंने आपको बताया था व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। अब मैं आपके लिए इन लाइनों का आपके लिए एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं कि कवि आखिर कहना क्या चाहता है इन लाइनों के माध्यम से। तो देख, इन पंक्तियों में कवि गेंद के खोने के पश्चात लड़की की स्थिति का वर्णन करता है। गेंद के खो जाने से बालक अत्यंत दुख का अनुभव करता है। वह एक बुत की तरह एक ही जगह खड़ा है, कांप रहा है और गेंद की ओर घूर रहा है, जो उसके बचपन के दिनों की स्मृतियों का प्रतीक है। वह सुखपूर्ण है एवं केवल उसी दिशा में खड़ा रहता है जिस दिशा में उसकी गेंद जा रही है। कवि कहता है कि वह लड़के के विचारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि इस अनुभव के माध्यम से लड़का खोने का अर्थ सीख लेगा। कवि कहता है कि लड़के को यह बताना व्यर्थ है कि केवल 10 सेंट में दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है, क्योंकि वह उस खोई हुई गेंद से बहुत जुड़ा हुआ था जो बचपन से ही उसके साथ थी। क्योंकि जो गेंद थी वह जो है उस गेंद से बचपन से खेला था, जब वो खो गई थी तो उसके लिए उस गेंद का बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अब चलते हैं इसके अगले स्टेंजा पर। तो चलिए स्टेंजा नंबर 3 पर तो चलते हैं। तीसरा स्टेंजा देख लीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। तो कवि जो है इन लाइनों के माध्यम से आपसे क्या कहना चाह रहा है, पहले मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन इनका अर्थ बता देता हूँ, फिर आपके लिए हर मीन्स का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद इनकी व्याख्या भी इन लाइनों की कर दूंगा ताकि आपके लिए जो है संपूर्ण व्याख्या समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहे हैं कि अब वह
अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है या अपनी पहली जिम्मेदारी को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में, वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस का मतलब होता है भौतिक संसार में, कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में अब वह अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, कह रहे हैं कि लोग जो है विल टेक बॉल्स, कह रहे हैं कि गेंदे खरीदते रहेंगे, कह रहे हैं कि लोग जो है गेंदों को खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, कह रहे हैं कि छोटे लड़कों के द्वारा, कह रहे हैं कि और गेंदें छोटे लड़कों के द्वारा हमेशा खोती रहेंगी। एंड नो वन वाइज ए बॉल बैक, और कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंदों को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, कह रहे हैं कि धन जो है बाहरी है, एक्सटर्नल है। कहने का मतलब इंटरनल मतलब भीतरी, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी। तो ये जो धन है, रुपया पैसा है, वो बाहरी है। अब मैं आपके लिए मीन्स बाय मीन्स इसका अर्थ बताता हूँ। देखिए, नाउ मीन्स आव, ही मीन्स वह, सेंसेस का मतलब होता है समझना, कहने का मतलब समझता है। फर्स्ट मतलब पहली, प्रथम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, कह रहे हैं कि अब वह अपनी पहली जिम्मेदारी समझता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, कह रहे हैं इस भौतिक संसार में, कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में वह अब अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ गया है, समझता है। वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस का मतलब होता है स्वयं के स्वामित्व की कोई चीज़, मतलब ऐसी चीज़ जिस पर आपका अधिकार हो, तो वो क्या है, वो स्वयं के स्वामित्व की चीज़ है। कहने का मतलब वो तुम्हारी चीज़ है, और अपनी चीज़ की पहली जिम्मेदारी जो है वो समझ गया है। पीपल मतलब लोग, विल टेक यहाँ पर वाई के लिए लगाया है, खरीदने के लिए। कह रहे हैं कि लोग गेंदों को खरीदते रहेंगे। वॉल्स, कह रहे हैं कि गेंदें विल बी लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खोना होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, कह रहे हैं गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, कह रहे हैं कि छोटे लड़कों के द्वारा, कह रहे हैं कि गेंदें हमेशा छोटे लड़कों के द्वारा खोती रहेंगी। एंड नो वन वाइज ए बॉल बैक, और कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कह रहे हैं कि खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, कह रहे हैं कि धन क्या है, बाहरी है। अब मैं आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग बता देता हूं, फिर मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, संपूर्ण व्याख्या कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा स्टैंजा। तो देखिए, ये वर्ड मीनिंग देख लीजिए। तो देखिए, सेंसेस का मतलब मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंड मतलब समझना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने ड्यूटी बताया था मतलब जिम्मेदारी, और पोसेशंस का मतलब मैंने आपको बताया था समथिंग दैट इज ओन्ड और पोसेस्ड, स्वयं के स्वामित्व की कोई चीज़, मतलब ऐसी चीज़ जिस पर आपका अधिकार हो, अर्थात सांसारिक वस्तुएं। वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस का मतलब क्या होता है, ये होती है सांसारिक वस्तुएं। एक्सटर्नल का मतलब मैंने आपको बाहरी बताया था। अब मैं आपके लिए बता देता हूँ, पूरी व्याख्या कर देता हूँ, आखिर कवि जो है इन लाइनों के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, कवि कहना चाहता है, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बालक स्वयं की वस्तुओं का ध्यान रखने की एवं भौतिकवादी संसार में किसी वस्तु की हानि को सहन करने की अपनी पहली जिम्मेदारी सीख रहा है। कवि एक व्यापक कथन देता है कि लोग गेंदों को खरीदते जाएंगे और ये खोती जाएंगी। दूसरे शब्दों में, बालक वस्तुओं को खोता रहेगा और खोई हुई वस्तुओं के स्थान पर नई खरीदता रहेगा, किंतु वह कभी भी खोई हुई वस्तु एवं उससे जुड़ी स्मृतियों को, यादों को वापस नहीं खरीद पाएगा। पैसा बाहरी है क्योंकि वह स्मृतियां नहीं खरीद सकता और ना ही वह खोई हुई वस्तुओं का स्थान ले सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो धन दिया है वो एक्सटर्नल दिया है, बाहर दिया है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक बार कोई चीज़ खो जाती है तो वापस जो है दोबारा वही चीज़ जो है खरीदी नहीं जा सकती है। कहने का मतलब जो चीज़ें खो चुकी हैं, जो यादें, जो स्मृतियां खो चुकी हैं, वो दोबारा जो है पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, अर्थात खुशियां जो है पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो यादें जो है पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए स्टैंजा नंबर 4 पर लिए चलता हूँ। तो चलिए, स्टैंजा नंबर 4 देख लीजिए। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज दिस एपिस्टेमोलॉजी of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up।
तो देखिए विद्यार्थियों, पहले मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन इनका अर्थ बता देता हूँ, फिर मीन्स बाय मीन्स बताऊंगा, फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और वर्ड मीनिंग भी इसकी सारी बता दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। देता हूँ, कह रहे हैं कि ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। कौन सीख रहा है? वह लड़का सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड, कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से पीछे। हिज डिस्परेट आइज, कह रहे हैं कि अपनी निराश आंखों से, कह रहे हैं कि वह अपनी निराश आंखों से अच्छी तरह से पीछे ये सब चीजें बच्चा सीख रहा है। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉ, कह रहे हैं कि इस क्षति की प्रकृति को समझ रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये जो लड़का है वो इस क्षति की प्रकृति को समझ रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है क्षति की प्रकृति को समझना या खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखना, अर्थात वह जो है खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है या वह जो है क्षति की प्रकृति को समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे उबरा जाता है परिस्थितियों से। नोविंग, कह रहे हैं कि ये जानते हुए। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, कह रहे हैं कि किसी ना किसी समस्या का एक दिन जो है सामना करना पड़ता है। एंड मोस्ट, और बहुत सारे लोग बहुत से दिन लगा देते हैं जानने में। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे परिस्थिति से बाहर निकला जाता है, कैसे वापस खड़ा होया जाता है। तो मैं आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग समझा देता हूँ, फिर आपके लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ही मीन्स वह, कौन? वो लड़का। इज मीन्स है लर्निंग, मतलब सीख रहा है। करेंगे वह लड़का सीख रहा है। वेल, कह रहे हैं कि अच्छी तरह से। बिहाइंड, कह रहे हैं कि बैकग्राउंड, मतलब बैकवर्ड, कह रहे हैं कि पीछे। कह रहे हैं कि अच्छी तरह से पीछे। हिज, कह रहे हैं कि अपनी। डिस्परेट, कह रहे हैं कि निराशाजनक, और आइज का मतलब होता है नज़र या आंखें। कह रहे हैं कि अपनी निराशाजनक नज़र से, अपनी निराशाजनक आंखों से पीछे अच्छी तरीके से क्या कर रहा है? वह लड़का सीख रहा है। क्या सीख रहा है? दिस, कह रहे हैं कि इस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है क्षति की प्रकृति को समझना। कह रहे हैं कि इस क्षति की प्रकृति को वो क्या कर रहा है? वो समझ रहा है। वो खोने के इस ज्ञान शास्त्र को क्या कर रहा है? सीख रहा है। कैसे? हाउ टू स्टैंड अप, कह रहे हैं कि कैसे खड़ा होया जाता है, कि कैसे किसी परिस्थिति से बाहर आया जाता है। नोइंग, कह रहे हैं कि ये जानते हुए। व्हाट एवरी मैन, कि प्रत्येक व्यक्ति। मस्ट वन डे, कह रहे हैं कि एक ना एक दिन। कह रहे हैं कि नो, कह रहे हैं कि जान जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति का सामना एक ना एक दिन किसी परिस्थिति से होता है। एंड मोस्ट, और कह रहे हैं कि बहुत से लोग। नो मैनी डेज, कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है बहुत से दिनों में, कई दिनों में जान पाते हैं। कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो है इस चीज़ को बहुत सारे दिनों में जान पाते हैं, या कई लोग जो है इस चीज़ को जानने में बहुत समय लगा देते हैं, बहुत दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे फिर से खड़ा हो जाता है, अर्थात कि कैसे किसी परिस्थिति से पुनः वापस आया जाता है। तो मैं अब आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग समझा देता हूँ, फिर आपके लिए इसकी व्याख्या कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बिहाइंड का मतलब मैंने आपको बताया था बैकवर्ड, मतलब पीछे, ठीक है। डिस्परेट का मतलब मैंने आपको बताया था होपलेस, मतलब निराश, ठीक है। अब और वर्ड मीनिंग है इसकी, मैं वो भी बता देता हूं। तो चलिए देखिए, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्षति की प्रकृति समझना, या फिर खोने के ज्ञान शास्त्र को समझना। तो मैंने आपके लिए ये बताया था, ठीक है। स्टैंड अप का मतलब होता है जिम्मेदारी समझना, या किसी परिस्थिति से पुनः जो है वापस खड़े होना, मतलब अपनी जिम्मेदारी को फिर से समझ लेना। रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहे हैं कि रियलाइज महसूस करना, जानना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। कह रहे हैं कि जिम्मेदारी को समझना। कभी आखिर इन लाइनों के माध्यम से आपसे कहना क्या चाहता है, तो मैं आपके लिए संपूर्ण व्याख्या कर दे रहा हूँ इस स्टैंजा की, जो मैंने अभी पढ़ाया था, आपको वर्ड मीनिंग बताई है। तो देखिए, इन पंक्तियों में कभी सुझाव देता है कि गेंद को खोने से बालक क्षति का अर्थ समझ रहा है, वह नुकसान का सामना करना भी सीख रहा है। कभी कहता है कि ये जानते हुए कि हर व्यक्ति को ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ता है, बालक भी सीख जाएगा कि किस प्रकार जिम्मेदारी समझें और नुकसानों को पीछे छोड़ें। वह हानि का वास्तविक अर्थ तथा हानि की प्रकृति समझ चुका होगा। तो विद्यार्थियों, मैंने जो है इस पोयम की हर वर्ड मीन्स को समझाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपकी जिम्मेदारी रह जाती है वीडियो को शेयर करने की, और लाइक करने की, और अपने दोस्तों में शेयर करने की।
जितने भी आपके हाई स्कूल के दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप जो है चैनल पर पढ़ाए गए सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। जब आप चैनल को खोलेंगे तो चैनल पर एक जो है प्लेलिस्ट मिलेगी फर्स्ट फ्लाइट नाम से। तो जितने भी चैप्टर मैंने हाई स्कूल के कराए हैं वो सारे चैप्टर्स जो है फर्स्ट फ्लाइट नाम की प्लेलिस्ट में हैं। तो वहां जाकर आप जो है सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं और हर मीन्स का अर्थ जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।